प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्राचीन भारतीय चिंतन परंपरा या प्राचीन भारत में राज्यशास्त्र, धर्मशास्त्र के इतिहास की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मत्स्य विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम है या राजस्थान विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम है या अन्य विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम है, उसमें स्नातक स्तर पर, स्नातकोत्तर स्तर पर प्राचीन भारतीय चिंतक या प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारकों का एक प्रश्न पत्र चलता है। इसमें हम प्राचीन भारतीय चिंतकों का अध्ययन करते हैं, जिसमें मूलतः 3 विचारक मनु, शुक्र और कौटिल्य तक ही सीमित हो जाते हैं और इनकी चर्चा हम करते हैं। इसके अतिरिक्त ये बताना चाहूँगा कि प्राचीन भारतीय चिंतन जो हमारी भारतीय साहित्य की समृद्ध परंपरा है, भारतीय चिंतन की समृद्ध परंपरा है, उसमें केवल ये 3 विचारक ही नहीं रहे हैं, बल्कि अनेक विचारक रहे हैं। भारत का जो राजनीतिक इतिहास है या धर्मशास्त्र का इतिहास है या राज्यशास्त्र का इतिहास है या नीति शास्त्र का इतिहास है, बहुत समृद्ध रहा है, बहुत विशाल रहा है। ये अलग बात है कि समय समय पर अनेक भारतीय साहित्य या तो लुप्त हो गए या नष्ट हो गए, जिसके कारण बहुत सारी प्रमाणिक प्रतियाँ, प्रमाणिक पांडुलिपियाँ हमें नहीं प्राप्त होती है। ये वीडियो बनाए जाने का एक प्रमुख उद्देश्य ये भी है कि अक्सर जो विद्यार्थी है, चाहे भी ये प्रथम वर्ष का हो या MA प्रीवियस का हो, स्पेशली मैं राजनीति विज्ञान के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, तो वो भारतीय विचारकों को कम और अपेक्षाकृत पाश्चात्य विचारकों को अधिक जानता है। विद्यार्थी जो है पश्चिमी विचारकों, जिसमें प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, मैकफर्सन, जॉन रॉस इत्यादि इन विचारकों को बहुत भली भांति जानता है। किंतु भारतीय जो विचारकों की बात आती है और मनु, शुक्र, कौटिल्य के अलावा यदि उनसे पूछा जाए कि भारतीय चिंतन परंपरा में प्राचीन राजनीतिक विचारकों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो विद्यार्थी निरुत्तर सा हो जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं रहता है या फिर उसने कहीं पढ़ा नहीं है। ये इस प्रकार की जो कमी है या खामी है, वो विद्यार्थी की नहीं है। ये भारत में या राजस्थान में जो पाठ्यक्रम जिन्होंने भी बनाया है, उस पाठ्यक्रम की भी एक बहुत बड़ी कमी रही है। क्योंकि स्कूल स्तर पर, विद्यालय स्तर पर या फिर महाविद्यालय स्तर पर जो पाठ्यक्रम बनाए गए हैं, उनमें प्राचीन भारतीय चिंतकों का कहीं भी जिक्र नहीं किया है। यदि पहले से ही हम विद्यालय के पाठ्यक्रम में ही यदि हम ये चीज़ जोड़ते हैं, यानी कि मनु, शुक्र, कौटिल्य, बृहस्पति, बहुत सारे विचारक हुए हैं, उन सभी को यदि हम विद्यालय के स्तर पर या कॉलेज के स्तर पर पाठ्यक्रम पर शुरू से ही जोड़ते, तो विद्यार्थी उनके बारे में जान सकता था। किंतु इस पाठ्यक्रम की कमी के कारण भी भारत में आज जो भारतीय विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, चाहे वो राज्य स्तर का हो या फिर वो भारतीय स्तर या राष्ट्रीय स्तर का हो, उसका रुझान पश्चिमी चिंतन पर अधिक है और भारतीय चिंतन पर अपेक्षाकृत कम है। इसकी कमी पाठ्यक्रम की भी हो सकती है और प्राचीन भारतीय या फिर आधुनिक भारत के जो बुद्धिजीवी हैं, उनकी बहुत बड़ी कमी है कि उन्होंने साहित्य उपलब्ध नहीं करवाया या उसको पाठ्यक्रम में इंट्रोड्यूस नहीं किया। इसी चीज़ को लेते हुए आज ये व्याख्यान तैयार किया गया है। इस व्याख्यान का उद्देश्य यही है कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम में केवल मनु, शुक्र, कौटिल्य तक सीमित ना हो जाए या उन्हीं को रटकर भारत का जो भारतीय चिंतन का जो इतिहास है उसको समाप्त ना समझ ले। इससे पूर्व भी बहुत से विचारक हुए हैं भारत में, जिसके बारे में जानना आवश्यक है। ये माना जाता है कि भारतीय चिंतन परंपरा का जो विकास है वो वैदिक काल से ही हो गया था। वैदिक काल में ऋग्वेद में मूलतः ये माना जाता है कि राजनीति शास्त्र का या
राजनीति शब्द का या राजनीति के अभिप्राय को हम वैदिक काल के श्लोकों में या ग्रंथों में ढूंढ सकते हैं। ये अलग बात है कि प्राचीन भारत के जितने भी साहित्य हुए हैं या जितने भी ग्रंथ हुए हैं, वो ग्रंथ विशेष तौर से उस रूप से नहीं लिखे हुए हैं जिस रूप में पाश्चात्य विचारकों ने लिखे हैं। यानी कि प्राचीन भारत में जो पांडुलिपियाँ पाई जाती या ग्रंथ पाए जाते हैं, वो मूलतः धर्म और नीति शास्त्र से ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, या उनमें धर्म और नीति शास्त्र की बातें ज़्यादा हैं। क्योंकि प्राचीन भारत में जो राजा हुआ करता था या जो राजा थे वो धर्मपरायण थे, और उनका मूल उद्देश्य अपने राज्य में धर्म की स्थापना करना, नैतिकता की स्थापना करना या न्याय की स्थापना करना था। कि जब राजा और प्रजा दोनों ही धर्मपरायण होगी तो ऐसे में पृथक से राजनीति शास्त्र का अध्ययन करने की या राजनीति शास्त्र पर पृथक से ग्रंथ लिखने की आवश्यकता महसूस नहीं की। इसलिए प्राचीन भारतीय चिंतन में जब विद्यार्थी अध्ययन करने के उद्यत होता है या प्राचीन भारतीय चिंतन के स्रोतों को खंगालने की कोशिश करता है, तो वो उसमें दर्शन, धर्म और नीति शास्त्र अधिक पाता है बजाय राजनीति शास्त्र के। विद्वानों को और शोधार्थियों को जो प्राचीन भारतीय चिंतन का अध्ययन करते हैं, उनके सामने एक समस्या यह भी होती है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जो मिथक ज़्यादा पाए जाते हैं या मिथ ज़्यादा हैं, और उनको एक वैज्ञानिक स्तर पर लाने या उनको तार्किक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने की भी समस्या पाई जाती है। इसलिए भी भारतीय चिंतन में राजनीति को या फिर राजनीति को ढूंढना इसलिए भी दुष्कर माना गया है। मूल रूप से जब हम प्राचीन भारतीय चिंतन में राजनीति ढूंढने का प्रयास करते हैं, राजनीति विज्ञान या राज्यशास्त्र ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो हम पाते हैं कि मूल रूप से प्राचीन भारत में भी इस प्रकार की राजनीति शास्त्र की विचारधाराएं प्रचलित थी। राज्यशास्त्र का उदय जो माना जाता है प्राचीन काल में, वो वैदिक युग के बाद और गौतम बुद्ध से पहले माना जाता है। जैसे कि रामचरण शर्मा जी ने भी ये लिखा है, अल्तेकर, श्यामलाल पांडे आदि की पुस्तकों में भी ये लिखी है कि मूल रूप से भारत में जो सबसे बड़ा ग्रंथ है जिसकी तुलना पाणिनि की व्याकरण से या मैग्नेस्थीज की इंडिका से या मैकियावेली की प्रिंस से करते हैं, तो वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र माना जाता है। किंतु नाम से ये जान पड़ता है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, तो उसमें राजनीति विज्ञान है कि नहीं। मूल रूप से वो राजनीति विज्ञान का ही ग्रंथ है जिसका नाम अर्थशास्त्र दिया गया है। इसके लिए प्राचीन भारतीय चिंतन की उन विचारधाराओं को देखना पड़ेगा। मूल रूप से 4 प्रकार की विचारधाराएं प्राचीन भारत में पाई जाती हैं, जिसमें ज्ञान की 4 शाखाओं को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें त्रयी, वार्ता, आन्वीक्षिकी, दंड नीति। तो राजनीति विज्ञान इन 4 शाखाओं पर ही निर्भर है। जो त्रयी है उसका अर्थ है वेद वेदांग का ज्ञान, नैतिक आध्यात्मिक विषय, सामाजिक विषय। वार्ता का अभिप्राय है अर्थ संबंधी, कृषि, पशुपालन, उद्योग, भौतिक और संपत्ति संबंधी। आन्वीक्षिकी का मतलब है भौतिक वार्ता, आध्यात्मिक, त्रय के मध्य समन्वय, संतुलन, तर्क वितर्क, न्यायप्रद निर्णय, समाज में न्याय व्यवस्था, ये आन्वीक्षिक का मतलब। दंड नीति का मतलब है तीनों शाखाओं को समुचित व्यवस्था बाबत दंड नीति एक संस्थात्मक व्यवस्था प्रदान करती है। यानी कि संक्षेप में कहें तो प्राचीन भारत में इन ज्ञान की 4 शाखाओं में ही राजनीतिक विज्ञान को ढूंढ सकते हैं, जिसमें त्रयी यानी कि आदर्शवादी बातें या आध्यात्मिक बातें हैं, वार्ता जिसमें अर्थव्यवस्था या अर्थ संबंधी बातें हैं, आन्वीक्षिकी जिसमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों के मध्य समन्वय संतुलन की बात की गई है, और दंड नीति जो एक संस्थात्मक स्वरूप है, अर्थात दंड नीति समस्त तीनों शाखाओं को एक संस्थागत रूप प्रदान करती है। उसी स्वरूप में यदि हम बात करें कि इन तीनों ज्ञान की शाखाओं के आधार पर किन किन विद्वानों ने किस प्रकार से अपनी रचनाएं प्रस्तुत की है,
तो सबसे पहले हम लेते हैं मनु। मनु जो है त्रयी वार्ता दंड नीति में ये 3 विधाओं को प्रमुख माना है, यानी कि त्रयी वार्ता दंड नीति। वो आन्वीक्षिकी को इसके अंतर्गत अंतर्निहित मानते हैं। बृहस्पति जो है केवल 2 ज्ञान की शाखाओं यानी कि वार्ता और दंड को ही प्रमुख मानते हैं। आन्वीक्षिकी और त्रयी इनसे पृथक या फिर इनके अंतर्निहित मानते हैं। उष्णा या उष्णस के नाम से भी विख्यात है ये विचारक, जिनका दूसरा नाम आप शुक्र के नाम से जानते हो। उष्णा मतलब शुक्र। ये केवल दंड नीति मात्र को ही विधा मानते हैं। संपूर्ण विधाओं का आरंभ दंड नीति पर ही अवलंबित है, इनका यह मानना है। तो इस प्रकार से जो मनु है वो धर्मशास्त्र के आदि प्रणेता हुए, और बृहस्पति अर्थशास्त्र के आदि प्रणेता हुए, और उष्णा जो है वो दंड प्रधान राजशास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इस प्रकार से प्राचीन भारतीय चिंतन में जो यदि राजनीति विज्ञान को खोजना है तो हमें ज्ञान की इन 4 शाखाओं यानी कि त्रयी, वार्ता, आन्वीक्षिकी और दंड नीति का अध्ययन करना पड़ेगा और इनका अभिप्राय देखना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय चिंतन में जो वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बाद सूत्र काल आता है, तो वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में भी हम उनके ग्रंथों में राजनीति को ढूंढ सकते हैं। सूत्र काल में अनेक धर्म ग्रंथों या यूँ कहें कि अनेक ग्रंथों की रचना हुई। इसमें गौतम धर्म सूत्र, आप स्तंभ धर्म सूत्र, बौधायन धर्म सूत्र, गोभिल धर्म सूत्र। किंतु इन धर्म सूत्रों में राजशास्त्र की सामग्री कम थी और अस्पष्ट भी थी, किंतु ये ग्रंथ के रूप में अवश्य मिले, धर्मसूत्र ये कहे जाते हैं। उसके बाद प्राक मौर्य काल आता है, यानी कि मौर्य काल से पूर्व की अवस्था। ये माना जाता है कि इस काल में मनु की मानव धर्मशास्त्र, जिसे आप मनुस्मृति या मनुसंहिता भी कहते हैं, वाल्मीकि जी की जो रामायण है वो भी अस्तित्व में आई थी, और महर्षि व्यास की महाभारत। तो ये प्राचीन काल में मनु, वाल्मीकि, व्यास एक प्रमुख चिंतक के रूप में उभरे थे, जिनको आप पॉलिटिकल थिंकर कह सकते हैं, और इनका राजनीतिक चिंतक के रूप में हम अध्ययन भी करते हैं। इसके अलावा अनेक विद्वान प्राचीन भारतीय चिंतन में, यानी कि जिसको आप पॉलिटिकल थिंकर कह सकते हो, वो विद्यमान है। आरंभिक काल में हम कह सकते हैं कि ब्रह्मा, उमापति शिव, इंद्र, बृहस्पति और शुक्राचार्य ये भारत के आरंभिक राजनीतिक शास्त्री कहे जा सकते हैं। ये माना जाता है कि आरंभ में जब व्यक्ति स्नेहपूर्वक या शांतिपूर्वक रह रहा था, धीरे धीरे उनमें किसी कारणवश या किसी प्रकार से जब उनमें वैमनस्य पैदा हुआ और मत्स्य न्याय जैसा प्रचलित हो गया, एक शक्तिशाली व्यक्ति निर्बल व्यक्ति को सताने लगा, तो ऐसे में राज व्यवस्था या शासन व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए ब्रह्मा ने 1,00,000 श्लोकों का एक ग्रंथ जो है वो लिखा। वो ग्रंथ उन्होंने मनु को प्रदान किया। तो उसकी एक कड़ी मानी जाती है कि ब्रह्मा ने उमापति शिव को, उमापति शिव ने इंद्र को, इंद्र ने बृहस्पति को, बृहस्पति ने शुक्राचार्य को। ये इस प्रकार से उस ब्रह्मा द्वारा लिखित ग्रंथ को ये इस प्रकार से हस्तांतरित करते गए, और आने वाली पीढ़ियाँ इस 1,00,000 श्लोक के वाले ग्रंथ को सीमित करते गए, अर्थात उसको छोटा करते गए। तो इस प्रकार से जो राजनीतिक शास्त्र का, या यूँ कहें कि प्राचीन भारतीय चिंतन में ब्रह्मा को भी एक विचारक मान सकते हैं, किंतु आधुनिक युग में यदि हम उनकी प्रमाणिक प्रति के रूप में पढ़ें तो वो कोई प्रमाणिक प्रति आपको हमें नहीं प्राप्त होगी। उसके बजाय हमें जो मनुस्मृति है या धर्म ग्रंथ है, अरण्य ग्रंथ है, ब्रह्मसूत्र है, ये भिन्न भिन्न रूपों में वो प्राप्त होगी। उसके बाद प्राक मौर्य काल में ही अनेक विद्वान हुए हैं, जिसमें भारद्वाज है, भीष्म है, विशालाक्ष है, पाराशर है, पिशुन है, कोणवदत्त, अम्ब, वात, व्याधि
बाहुदंतीपुत्र आदि आदि। मौर्य काल के बाद अब गुप्त काल जब आरंभ होता है, गुप्त काल के आरंभ तक और मौर्य काल के दौरान भी चाणक्य यानी कि कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये तीनों ही एक ही व्यक्ति के नाम है। इनकी अर्थशास्त्र प्रचलन में आती है या अर्थशास्त्र का निर्माण किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये अर्थशास्त्र लिखी गई है, जिसके लेखक या चिंतक है वो चाणक्य या कौटिल्य हैं, जिसको हम बहुत शिद्दत से पढ़ते भी हैं। मौर्य काल में जो पुष्यमित्र शुंग थे, उनके शासनकाल में मानव धर्म शास्त्र का युग पुरस्कृत हुआ। बहुत उस समय बहुत तरक्की हुई। हालांकि उस दौरान के जो शास्त्र आए उनमें वैदिक कर्मकांड वाले शास्त्र अधिक थे, किंतु इस युग में कौटिल्य की अर्थशास्त्र अस्तित्व में आती है। फिर गुप्त काल और हर्ष के दौरान जो है 2 महान ग्रंथ और आते हैं, जिसमें कामंदक का कामंदकीय नीति और शुक्र की शुक्र नीति सार। हालांकि अल्तेकर इसे 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व की मानते हैं। हर्ष के निधन के उपरांत राजशास्त्र प्रणेता वर्धन वंश के प्रसिद्ध राजा हर्ष का निधन, जो कि 647 ईस्वी में हुआ था, उसके बाद एक और रचना जो सोमदेव सूर्य की है, नीति वाक्यामृतम, ये अस्तित्व में आती है। सोमदेव सूर्य के बाद भारतीय राजशास्त्र के इतिहास का एक नवीन युग आरंभ होता है, और उस प्रकार से कोई मौलिक कृति या बड़ा ग्रंथ तो अस्तित्व में नहीं आता, किंतु एक नवीन प्रकार की विधा का प्रचलन होता है, जिसको आप संकलन शास्त्र भी कह सकते हैं और निबंध शास्त्र भी कह सकते हैं। तो सोमदेव सूर्य के उपरांत राजनीतिक निबंधकारों ने अनेक निबंध इस राजनीति विज्ञान पर या राजनीतिक शास्त्र पर लिखे। इसमें गोपालकृत राजनीति कामधेनु, देवण भट्टकृत राजनीति कांड, मित्र मिश्रकृत राजनीति प्रकाश, अनंत देवकृत राजधर्म कौस्तुभ, लक्ष्मीधर कृत राजधर्म कांड और चंडेश्वर कृत राजनीति रत्नाकर और नीलकंठ कृत राजनीतिक मयूख, ये निबंध अस्तित्व में आते हैं। और इनसे भी प्राचीन भारतीय चिंतन, यानी कि प्राचीन भारत में राजनीतिक शास्त्र किस प्रकार का था, उसका हम अनुमान लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से प्राचीन भारतीय चिंतन की अपनी समृद्ध परंपरा रही है। इसके अंतर्गत हमें अनेक अड़चनें या अनेक दुविधाएं जो हमारे सामने आती हैं, वो यही हैं कि प्राचीन भारतीय चिंतन में राजनीति शास्त्र या दंड नीति के रूप में पृथक से कोई ग्रंथ अस्तित्व में नहीं आया है। हमें जो भी ग्रंथ अस्तित्व में आए हैं वो उसमें धर्म की प्रधानता, नैतिकता की प्रधानता रही है। तो हमें उन ग्रंथों से राजनीति विज्ञान को पृथक करके जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके उपरांत ही हम प्राचीन भारतीय चिंतन समृद्ध परंपरा का प्रतिपादन कर सकते हैं और प्राचीन भारतीय चिंतकों के द्वारा दिए गए सिद्धांतों का नए सिरे से प्रतिपादन भी कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता है कि हम प्राचीन ग्रंथों का संकलन करें और प्राचीन ग्रंथों का संकलन करने के पश्चात उसमें से जो माइथोलॉजी है या तर्क है, उन्हें पृथक करके वैज्ञानिक कारणों को अलग से पृथक करके छांट लें। तो इस प्रकार से प्राचीन भारतीय चिंतन में अनेक विद्वान रहे हैं। जो विद्यार्थी हैं वो केवल मनुष्य शुक्र कौटिल्य तक सीमित नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे चिंतक हुए हैं, जिसमें मनुष्य शुक्र कौटिल्य के अलावा वाल्मीकि भी हैं, व्यास भी हैं, चंडेश्वर भी हैं, गोपाल भी हैं, देवण भट्ट भी हैं, मिश्र भी हैं, अनंत देव भी हैं, लक्ष्मीधर भी हैं। इस प्रकार से बहुत सारे विचारक हमारे प्राचीन भारत चिंतकों के हुए हैं, जो विद्यार्थियों को जानना चाहिए। तो ये विषय प्रवेश के तौर पर ये वीडियो तैयार किया गया था। इसके बाद आपका जो सिलेबस में जो प्रथम अध्याय है मनु, उसका हम अध्ययन करेंगे।